नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रक्टर सुधीर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्या सीआईटीएस का जो सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, जिसके एक और नाम से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ट्रेनिंग मैथोलॉजी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीएम और पीओटी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओटी। ट्रेनिंग मैथोलॉजी कहिए या पीओटी कहिए, बात सेम है, दोनों एक ही दूसरे के नाम है। या टीएम कहिए या पीओटी कहिए, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग मैथोलॉजी का दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसी के भारत स्किल के कुछ क्वेश्चंस आपके अपलोडेड हैं। भारत स्किल जो वेबसाइट है उस पर 300 प्लस क्वेश्चन है आपके। उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप क्वेश्चन है आपके वहाँ पर है, आप देख कर पढ़ सकते हैं। आंसर भी वहाँ पर दिया गया है, आप आंसर भी मिला सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे इस क्लास में, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वही क्यों सही है, ठीक है। जिससे कि हमें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज से हम क्या करते हैं, भारत स्किल के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम 300 जो प्लस क्वेश्चन हैं उनको हर एक पार्ट में कवर करेंगे। लगभग आपके 9 से 10 वीडियो बनेंगे जिसमें आपके 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और पूरे हम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास जो निगम है, भारत का जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पर देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसडीसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि एनएसडीसी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 2008 में हुआ था। पहले देख लेते हैं कि एनएसडीसी होता क्या है। देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो एनएसडीसी है, एनएसडीसी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल कौशल विकास निगम, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, कौन सी धारा से, तो 1956 की धारा 25 है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुरूप, ठीक है, के तहत 31 जुलाई, कौन सा दिन है, तो 31 जुलाई 2008 को निगम एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है इसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 में हुई थी और ये क्या है, गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो अगर आपको पूछा जाता है गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी निम्न में से कौन है, अगर एनएसडीसी आपको ऑप्शन में दिया है तो आपको एनएसडीसी पर क्लिक करना है, ठीक है। पूछा जाए कि जो एनएसडीसी की स्थापना हुई थी किस धारा के अंतर्गत हुई थी, तो 1956 की धारा जो 25 है उसके, और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुरूप इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि एनएसडीसी की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी, ठीक है, ट्रिपल पी, ये हम बताएंगे ये क्या है, ठीक है, मॉडल के रूप में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के अनुरूप की गई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी, तो एमएसडी के जो हिंदी में कहते हैं वो क्या कहते हैं, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास एनएसडीसी की शेयर पूंजी का 49% हिस्सा है, जबकि निजी क्षेत्रों के पास शेष 51 शेयर पूंजी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एनएसडीसी है उसकी गवर्नमेंट के पास कितना हिस्सा है शेयर का, तो 49%, और सार्वजनिक क्षेत्र में कितना है इसका, तो 51%, 51%। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। जो पीपीपी है, ये पीपीपी मॉडल बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको हम एक अलग से वीडियो में समझ लेंगे ये होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस इतना, पीपीपी का पूरा नाम पूछता है, P3 का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो बस इतना ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि जो एनएसडीसी है सेम उसी तरह आपका एक एनएसडीए भी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जब एनएसडीए का फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और एनएसडीसी का पूछे तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसका जो सही आंसर है 2008 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले देखिए एक है एनएसक्यूएफ, ठीक है। एनएसक्यूएफ इसको भी जान लीजिए, इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल स्किल
क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, ठीक है, NSQF। इस ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि NSQF का पूरा नाम क्या है, तो इसको भी याद कर लीजिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, चारों। पहला क्या है आपका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDA का पूरा नाम, PPP का नाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और जो चौथा है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NSQF। ये चारों याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में इन चारों में से किसी का ना किसी एक का फुल फॉर्म पूछने के लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन में पहुंचते हैं, ये आपको कन्फर्म, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है, एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क के से कुछ जानकारी पुनः क्या होता है, यहाँ पर भरना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा प्रतिधारण होता है, क्षमता होता है, स्मरण होता है, या कल्पना होता है, ठीक है। उद्दीपन मतलब होता है कि जैसे भूख आपको जब लगता है तो आप खाने के लिए खोजते हैं, उसी प्रकार जो भूख जो आपके अंदर खोज रहा है खाने के लिए कुछ चीज़, वैसे ही उद्दीपन की क्रिया एक होती है जो आपको उसको किसी चीज़ को याद करने में या किसी को करने में मजबूर कर देता है, ठीक है, वही उद्दीपन होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका रिकॉल होता है, स्मरण किया कराया जाता है। अगर आपके मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है कुछ भी सूचनाएं, अगर एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः क्या होती है, स्मरण हम करते हैं, रिकलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर आप कुछ स्मरण करते हैं तो आप उसे याद करते हैं, तो याद करने ही आपका एक स्मरण में आ जाएगा, रिकलेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। तो ये रहे आपके इसका आंसर क्या, रिकलेक्शन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिकलेक्शन। इसके बाद है कि हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के BF स्किनर सिद्धांत को कहा जाता है। BF स्किनर ये आपके हैं, ठीक है। तो इन्हीं ने एक सिद्धांत बनाया है, उसी को कहा गया है कि हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के BF स्किनर सिद्धांत को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, जो BF स्किनर सिद्धांत बनाए हैं व्यवहार के परिणामों के माध्यम से, उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, संचालक कंडीशनिंग, ये आप उसको कहते हैं क्या, BF स्किनर सिद्धांत को, ठीक है। ये देखिए इन्होंने एक प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था इसको एक बार हम जान लेते हैं, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो, BF स्किनर के सिद्धांत को, ठीक है। संचालक कंडीशनिंग को समझने में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। स्किनर जो है ये आप देख रहे हैं, स्किनर ने एक प्रयोग किया था। वो क्या प्रयोग किए थे कि स्किनर ने चूहे, इन कबूतरों पर विभिन्न प्रकार चूहे और कबूतरों पर विविध प्रयोग किए। इस हेतु इस स्किनर ने एक विशेष बॉक्स बनाया था, ठीक है। एक बॉक्स बनाया और उसमें उन्होंने चूहे और कबूतर पर क्या किया, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, बनाया, जिसमें स्किनर बॉक्स का था। और उस बॉक्स को हम क्या करते हैं, कहते हैं स्किनर बॉक्स। तो स्किनर ने प्रयोग के लिए चिक्स बॉक्स को लिया, उस बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने की खट की आवाज़ होती थी, और लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिसे खाने का टुकड़ा आ जाता था। जैसे एक बॉक्स बनाया गया, ठीक है, और उसमें एक क्या किया गया, एक लगा दिया गया बॉक्स में लीवर। जैसे ही अगर इसको लीवर हम दबाते थे या दबता था तो ऊपर से क्या होता था, एक खाने का टुकड़ा नीचे गिर जाता था, ठीक है, लीवर लगा होता था, टुकड़ा गिर जाता था। इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, अब इसे सेट कर दिया गया, ये बॉक्स बनाया गया, उसमें लीवर रख दिया गया, लीवर है जिसको दबाएंगे तो ऊपर से खाने का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा। अब क्या किया गया, इसमें एक चूहे को क्या किया गया, इसमें चूहे को बंद किया गया, जो भूखा चूहा है उसको बंद किया गया। चूहा जैसे ही लीवर को दबाता था, खट की आवाज़, ध्वनि की आवाज़ होती थी और उसे खाना मिल जाता था। इसमें क्या हुआ, जैसे हम इस चूहे को छोड़ा गया तो काफ़ी उछल फिर करने के बाद अचानक उसे लीवर पर उसकी शरीर पड़ी, जिससे कि लीवर दबा और खट की आवाज़ आई और भोजन उसके पास आ गया पहली बार में, ठीक है। अब कार्य करता था, इस प्रयोग में भूखा चूहा होने पर लीवर को दबाता था। जब भी अब क्या हुआ कि अब चूहे को समझ में आ गया कि हम अगर लीवर को दबाते हैं तो हमारे पास खाना आ जा रहा है, ठीक है, खाना आ जा रहा है। तो उसने क्या किया, जब भी उसको भूख लगता था वो क्या करता है कि उसको दबा देता था, भूखा, मतलब कि उसके दिमाग में संग्रहित हो गया था कि लीवर जो है अगर हम इसको दबाएंगे तो हमें खाना मिल जाएगा। तो जब भी उसको भूख लगाता था, यही इसी को कहते हैं उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपन या उद्दीपक, ठीक है। तो यही उसको जैसे ही भूख लगा
अब उसने क्या किया, उसको याद आया कि नहीं हम लीवर को दबाते हैं, और जैसे उसने लीवर को दबाया उसे खाना मिल जाता है। यही व्यवहार के परिणामों का के माध्यम से सीखने का जो सिद्धांत बनाया BF स्किनर, उनको हम कहते हैं संचालक कंडीशनिंग। और उन्होंने जो प्रयोग किया ये आपके सामने है। बस उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें क्या किया, लीवर बनाया, और लीवर जैसे दबता था एक भोजन खाने का टुकड़ा अंदर आ जाता था बॉक्स में। और उसने क्या किया, उन्होंने एक चूहा को छोड़ दिया जो भूखा था। काफ़ी उछल कूद करने के बाद पहली बार में उसे लीवर पर उसका शरीर पड़ा और लीवर दबा, उसे भोजन मिल गया। अब उसको मालूम चल गया कि जब भी हम भूख मतलब कि अगर हम लीवर को दबाते हैं तो क्या होगा, खाना मिल जाता है। तो जब भी चूहे को भूख लगता था वो क्या करता था, लीवर को दबाता था और खाता था। यही प्रयोग से उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कहा जाए कि BF स्किनर, जो आपका BF स्किनर है, इन्होंने कौन थ्योरी दी थी, तो इन्होंने व्यवहार के परिणामों के अध्ययन के माध्यम से सीखने के लिए एक विधि दी थी जिसे BF स्किनर सिद्धांत भी कहते हैं या उसे संचालक कंडीशनिंग के सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने प्रयोग में चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। उन्होंने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ इसका ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इनका फोटो को याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। 4 नंबर है कि मस्लो के आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं को कितने डैश स्ट्रो में वर्गीकृत किया। मस्लो एक हैं जिन्होंने क्या किया, एक आवश्यकताओं का सिद्धांत बनाया। ठीक है, ध्यान रखिए, मस्लो के द्वारा क्या बनाया गया है, आवश्यकताओं का सिद्धांत। और उस सिद्धांत के अनुसार उसमें कुछ आवश्यकताएं बताई गई है और वर्गीकृत किया गया है। आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वही बताना है कि आपको कितने स्तरों में उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो 5 स्तरों में इसको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। किसको, आवश्यकताओं के सिद्धांत में जो आवश्यकताएं आती हैं उनको। ठीक है, और आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया है, मस्लो ने दिया है। इसमें देखिए यही आपके 5 आपके क्या है, आवश्यकताएं हैं। इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। ऑनलाइन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, भारत स्केल का जो बुक है उसी से हम ऑनलाइन क्लास एक करा रहे हैं, ट्रेनिंग मैथोलॉजी का, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी में ये आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको जाकर देख लीजिए कि ये आवश्यकताएं क्या होती है। बस इतना ध्यान रखिए कि मस्लो ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है, और उन आवश्यकताओं को उस सिद्धांत में जितने भी आवश्यकताएं हैं उनको 5 स्तरों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और है। ठीक है, कि मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित है। उन्होंने कहा है, जो मस्लो है ना, उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। इस सिद्धांत में मस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कई स्तर बताए हैं, जिसे मस्लो के आवश्यकता सिद्धांत कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, सब हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि मस्लो का आवश्यकता सिद्धांत क्या है, तो मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित है। इसी सिद्धांत में इसी सिद्धांत पर मस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कई स्तर बनाए हैं, उसी को हम कहते हैं मस्लो का आवश्यकता सिद्धांत। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय नौकरियां या अनुभव जिसके द्वारा कौशल हासिल और विकसित किया जा सकता है उससे किससे संबंधित है। ठीक है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण आपको क्या करना है, जितने सिलेबस का जो है एनालिसिस करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण का है जिसमें करते समय नौकरियां और अनुभव के द्वारा कौशल हासिल और विकसित किया जा सकता है, किससे संबंधित है, करने से, जानने से, शुरू करने से, अभिनव से। इसका जो सही आंसर है वो करने से। जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं तब तक आपको ना ही आपको कौशल हासिल होगा, ना ही आपका विकास होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा होता है कि आप जब भी पाठ का एनालिसिस होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है करने पर। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को सिखाया जाए, उनको करने के लिए कहा जाए। ठीक है, उनकी प्रायोगिक क्षमता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तो आपके कितने संदर्भ विधियां हैं इसी को बताना है। तो इसके जो है संदर्भ विधियां 2 हैं। ठीक है, इसमें देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है। जो आप पाठ्यक्रम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, इसको देखिए। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम से आपसे पूछा जाए कि ये क्या है पाठ्यक्रम, तो आप बताइएगा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं शामिल है, वो सभी कार्य किया जाता है जिसका हमें शिक्षा के उद्देश्य से, जिसे शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ पर ध्यान दिए, शिक्षा के उद्देश्य से प्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। ठीक है, शिक्षा के
शिक्षा के उद्देश्य के लिए जो भी हम कार्य करते हैं पाठ्यक्रम में डाला जाता है, वो कार्य करते हैं वही आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, इतने इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीक जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मस्ट जानना चाहिए। जैसे जानना चाहिए कहने का मतलब कि इसको जरूरी है। अगर इसको ऐसा अगर किसी के विषय में, जैसे एक मोटर कार है, एक मोटर कार के बारे में बात किया जा रहा है और साथ ही साथ किसके बारे में, एक मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो इतना ध्यान दीजिए कि जो मनुष्य है, जो सीखने के लिए कहा जा रहा है, अगर वो सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कार को चलाने के लिए, तो जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर हो सकता है कि वो ना भी जाने तब भी काम चल सकता है, तो आपको इन तीनों में से कोई जैसे पता होना चाहिए। जैसे हो सकता है कि उसको पता होना चाहिए, ठीक है, जान सकता है, पता होना चाहिए, पता होगा। ठीक है, तो मस्ट नो जो उसको जानना चाहिए। तो ड्राइविंग स्किल जानना चाहिए। अगर वो ड्राइविंग स्किल नहीं जानेगा तो ड्राइवर कहलाएगा ही नहीं। तो इसको एकदम मस्ट नो, इसको जानना ही चाहिए। ठीक है, और इसमें से जो भी आता है इसको हम संक्षिप्त रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता देंगे, कहाँ मस्ट नो लगेगा, कहाँ शुड नो, कहाँ कुड नो और कहाँ वुड नो का उपयोग किया जाएगा। बस इसमें समझ लीजिए कि ये क्या है, कार चलाने के लिए ड्राइविंग स्किल चाहिए ही चाहिए। एक ड्राइवर को अगर ड्राइवर कहलाना है तो उसको ड्राइविंग टेक्निक के बारे में जानना ही चाहिए। इसलिए ये क्या हो जाता है, मस्ट नो पर हमारा आंसर जाता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक को डैश डैश रूप में जाना जाता है। डीजीटी जो उन्होंने क्या किया, एक दूरस्थ शिक्षा बनाया है, कार्यक्रम बनाया है, जिसमें शिक्षक को डैश डैश रूप में, उसको शिक्षक का एक दूसरा नाम दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपका इसका सही आंसर होगा वो स्टूडियो होगा। ठीक है, इसमें जान लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु जो भी सिखाने वाला है और सीखने वाला है को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि जब आपकी पढ़ाई समय विशेष, एक स्थान विशेष, मतलब एक पढ़ने के लिए एक स्कूल बनाया जाता है और पढ़ाने के लिए एक टाइम बनाया जाता है, लेकिन इसमें दूरस्थ एजुकेशन में इसकी कोई जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अध्ययन तथा शिक्षण के तौर तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधित उपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रत्येक मापदंडों के संबंध में भी उदार है। कहने का मतलब है कि आपको सभी जानकारी, आपको जैसे स्कूल में पढ़ते सभी आपको वैसे ही शिक्षा दी जाएगी, लेकिन बस इसमें यह है कि एक निश्चित स्थान विशेष नहीं है और समय विशेष नहीं है। जो आपको स्कूल में मिलता है कि आप स्कूल में जाइएगा तो पढ़ पाइएगा, 10 बजे से ट्रेड थ्योरी पढ़िएगा, 11 बजे से आप ट्रेड प्रैक्टिकल कीजिएगा, वैसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, ना ही स्थान विशेष है और ना ही आपको समय विशेष है, लेकिन सभी जानकारी आपको दी जाएगी जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको सभी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है दूरस्थ शिक्षा। तो जो दूरस्थ शिक्षा है डीजीटी ने बनाया, उसमें शिक्षक को स्टूडियो रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण देश का प्रभाव खराब होता है। देखिए, शिक्षक और छात्र अगर आपस में बात नहीं करते हैं तो क्या खराब हो जाता है, उसी को बस बता देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका होगा अतुल्यकालिक प्रकार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इसमें देखिए जो आपकी एसिक्रोनल लर्निंग है, ये जो एसिक्रोनल टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये होता क्या, इसको देख लीजिए। एसिक्रोनल लर्निंग एक प्रकार का शिक्षण है जिसमें छात्र और शिक्षक वास्तविक समय में सीधे संवाद नहीं कर पाते। वास्तविक समय मतलब अगर आप स्कूल में हैं और क्या हो रहा है कि टीचर जो हैं वो और स्टूडेंट आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो उसी शिक्षा को हम कहते हैं क्या कहते हैं, एसिक्रोनस लर्निंग। ठीक है, एसिक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं अतुल्यकालिक प्रकार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ये जितने भी आ रहा है हिडन पॉइंट, ये आपका क्या है, पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इन सभी को आप क्या कीजिए, नोटबुक में नोट करते हुए चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के किस अधिनियम में, ये भी क्या है आपका दूरस्थ शिक्षा में आता है, डिस्टेंस लर्निंग में आता है, डिस्टेंस एजुकेशन में आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ठीक है, ये क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी यही बताना है। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, देखिए भारत में 16 खुले जो ओपन विद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कितने हैं भारत में, 14 है। 75 और नियमित विश्वविद्यालय हो सकता है कि इसमें कोई वृद्धि हो गई हो, आप एक बार जरूर जांच कर लीजिएगा। ठीक है,
इसमें देखिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी इसको भी कहा जाता है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इसको क्या किया कहा जाता है, ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। मुक्त विद्यालय संक्षेप में इग्नू, इसका नाम क्या है, इग्नू। इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय या नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इसको ध्यान रखना है। इसको संक्षेप में कहते हैं भारतीय संसद अधिनियम के द्वारा, भारतीय संसद अधिनियम सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जो इग्नू है ये क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सितंबर 1985 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली है में स्थापित है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इग्नू है दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और ये ओपन यूनिवर्सिटी भी है और इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इग्नू का पूरा नाम होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चन हो सकता है कि इस अगली बार पूछा हो 1900 कब स्थापना हुआ था, इसका पूछ दे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ठीक है। और पूछ दे कि अगर कहीं मंथ भी डाल दे तो सितंबर 2085 याद रखना है। पूछ दे कि ये इसका मुख्यालय कहाँ है इग्नू का, तो दिल्ली याद रखना है, ठीक है। तो इन सभी को याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसमें है कि मुक्त विद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं ये क्या होते हैं, ऐसे विद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ एजुकेशन के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। ऐसे विद्यालय भारत, यूके और अन्य देशों में कार्य करते हैं। जो आपका मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी जो है, हम भी बोले कि इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी जो इग्नू है वो एक ओपन यूनिवर्सिटी है और ऐसे जो विद्यालय हैं वो क्या है, दूरस्थ एजुकेशन पर कार्य करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि इग्नू किस शिक्षा पर कार्य करता है, तो डिस्टेंस एजुकेशन पर कार्य करता है, उद्देश्य से कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य सहायक है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्लाइड प्रोजेक्टर है। दृश्य सहायक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो दृश्य साधन में शिक्षार्थी की नेत्र इंद्रियां, जो आपकी इंद्रियां होती है उनमें से जो नेत्र है वही शामिल होता है। सिर्फ नेत्र जिसको समझने के लिए, देखने के लिए सिर्फ नेत्र शामिल हो जाए ज्ञान इंद्रिया में से, तो वही आपका दृश्य साधन कहलाता है। जैसे श्यामपथ, बुलेटिन बोर्ड, चित्र, ठीक है, चार्ट, फोटोग्राफ, पोस्टर, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल, नमूने, पाठ्य पुस्तक, मूक जल चलचित्र, जो आपको पुराने समय में क्या होता था, बिना आवाज का जो आता था वीडियो, वही आपके मूक चलचित्र होते थे। तो ये जिसमें सिर्फ आपका आँख, आप सिर्फ देख सकते हैं, जिस चीज़ को आप सिर्फ देख सकते हैं वही आपका दृश्य साधनों में आता है। तो वही स्लाइड प्रोजेक्टर है, वो क्या है, दृश्य साधन है, ठीक है। इसमें को याद कर लेना है। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे श्यामपथ, बुलेटिन बोर्ड हर बार पूछता है, ठीक है। इसको भी याद करें, पूछेगा बुलेटिन बोर्ड किस सहायक सामग्री में आता है, तो दृश्य सहायक सामग्री में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड इसमें से कौन है, सब कोई जानता है। ये जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं, चुंबकीय बोर्ड, फ्लालेन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ये सभी क्या है, चुंबकीय बोर्ड है, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का एक घटक है। संचार प्रणाली मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जितने भी सहायक होते हैं वही संचार प्रणाली के घटक कहलाते हैं। इसमें से बताना है आपको कि अगर आप कोई सूचना भेज रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें सहायता करती है। सोर्स मतलब एक जो भेजने वाला है वो संदेश, एक संदेश भी होता है, एक रिसीवर भी होता है। तो ये सभी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके संचार प्रणाली के घटक में। एक जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इनको क्या करना है, एक जानकारी को भेजना है। तो ये जो है, ये क्या है, स्रोत है कि इनके द्वारा ही भेजा जाता है, ठीक है। और जो भेजेंगे तो एक मैसेज बनता है, वही आपका क्या होता है, मैसेज है। जो भेजना है, जो जानकारी, वो मैसेज हो गया और जिसके पास भेजना है वो रिसीवर हो गया, ठीक है। ये रिसीवर होता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो आपके संचार के तत्व हैं, जो संचार के घटक वो है आपका मैसेज, सेंडर, मीडियम और रिसीवर और प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपके संचार के घटक है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगली बार जो क्वेश्चन आए आपसे पूछा जाए तो इसमें से ये तीनों ना रहकर आगे के तीनों हो, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये आपके संचार के घटक है, यही इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, ठीक है। मैसेज, सेंडर, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी तकनीक सहायकता वास्तविक स्थिति का प्रभाव डालती है। वास्तविक स्थिति में आपको लगता है कि आप वास्तविक स्थिति में ही हैं, वो कौन सी तकनीक है, उसी का नाम बता देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सिमुलेटर। सिमुलेटर क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सिमुलेटर एक ऐसा उपकरण है जो कृत्रिम रूप से किसी प्रकार की परिस्थिति में होने का प्रभाव पैदा करते हैं। लेकिन आप देखिए ये क्या है, एक उपकरण है। जैसे आप घर पर बैठे हैं, आपको लगेगा कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ कर चला रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि आप कार में बैठ कर कार चला रहे हैं। कैसे, तो ये काम करता है वीडियो गेमिंग पर। जैसे देखिए ये जो है घर पर बैठे हैं और यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हम कहाँ हैं, अंतरिक्ष में कार्य कर रहे हैं। वैसे ही आप देखते होंगे मोबाइल फ़ोन में आप अलग अलग गेम डाउनलोड करते हैं और ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। आजकल तो पबजी का ज़माना हो गया, लगता है कि आप आर्मी बन गए, सब दुश्मनों को मार रहे हैं। वो सिर्फ किस पर कार्य होता है, सिमुलेटर पर ही कार्य लगता है। आप घर पर बैठे हैं लेकिन लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ट्रक को चला रहे हैं। तो इस प्रकार की जो वास्तविक स्थिति पैदा होती है जिस तकनीक की सहायता से, वही होता है सिमुलेटर। इसको समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन शीट किसके द्वारा बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, सबको जानकारी हो जाएगा। जो ऑपरेशन शीट बनाया जाता है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन एक और डाउट हो जाता है इसमें, ऑपरेशन शीट तो शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है, ये सही है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर हम जो गए हैं अभी CITS कर रहे हैं, ये तो हम लोग बना रहे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, ट्रेनीज हैं, फिर हम लोग क्यों बनाने के लिए दिया जाता है। तो देखिए आप वहाँ पर अनुदेशक बनने के लिए गए हैं, तो अनुदेशक बनने के लिए तो मान लीजिए अनुदेशक आप बन जाए तो आप जानेंगे कि ऑपरेशन शीट कैसे बनाया जाए, तब ना आप बना पाइएगा। इसलिए आपको सिखाया जाता है पहले ही कि आपको क्या है, अनुदेशक बन जाने के बाद आपको ऑपरेशन शीट जब बनाना हो तो उसमें कोई गलती ना करें, ठीक है। तो इसको समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री छात्र द्वारा तैयार की जाती है। अब आ गया कि छात्र द्वारा क्या बनाना है, ऑपरेशन शीट नहीं, अभी तो हम पढ़े कि इंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सूचना पत्र यहाँ ये भी नहीं बनाते। असाइनमेंट शीट ना, असाइनमेंट शीट भी अनुदेशक देते हैं स्टूडेंट को। तो इसमें से जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन शीट भी आपके अनुदेशक बनाते हैं, सूचना पत्र भी आप अनुदेशक बनाते हैं, असाइनमेंट शीट भी अनुदेशक बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन WIM व्हाट डज W स्टैंड फॉर, मतलब WIM में ये क्या है, WIM में संक्षिप्त रूप है में W का क्या अर्थ होता है, इसी को बताना है आपको। WIM में W का क्या अर्थ है, इसी को बनाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिटेन। W में आपका आ जाता है रिटेन, तो रिटेन तो W का आ गया। I का क्या होगा, तो इंस्ट्रक्शनल। W का रिटेन, I का इंस्ट्रक्शनल और M का मटेरियल। तो बस इसी को याद है। हो सकता है कि आपको पूछ दे कि WIM का पूरा फुल फॉर्म बताइए, तो रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। हो सकता है कि इस बार W के बारे में पूछा हो, आगे बोल दे कि M का क्या अर्थ है, तो आपको मालूम होना चाहिए मटेरियल होता है, I का मतलब क्या है, तो इंस्ट्रक्शनल होता है। ये सभी जानकारी होनी चाहिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि WIM शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मुख्य शिक्षण सामग्री के रूप में कार्य करता है। जो WIM बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, शिक्षण या सिखाने में। आप पढ़ा रहे हैं, लड़कों को सिखा रहे हैं, इसमें बहुत ही अहम इसका मुख्य भाग है, ठीक है, पढ़ाने के में, ठीक है। इसको ध्यान रखना है WIM। इसमें क्या क्या होता है ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप पढ़ लेंगे। जो ऑनलाइन क्लास हमारा चलता है, ऑनलाइन क्लास किसके लिए, ट्रेनिंग मेथोलॉजी के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, उसमें आपको WIM के बारे में पूरा जानकारी दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षण की विशेषता है। एक प्रशिक्षण की विशेषता कौन सी है इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या है, वैधता उसमें होना चाहिए, मतलब कुछ दिन तक वो रहना चाहिए, उसकी लिमिट। मान लीजिए कोई भी हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसकी कोई होनी चाहिए कि हाँ इतना फ्यूचर भी होना चाहिए उसका, बस वैधता। विश्वसनीयता मतलब उसको विश्वास होना, निष्पक्षता, ये तीनों क्या है, जरूरी हो जाता है। देखिए प्रशिक्षण क्या है, एक प्रशिक्षण एक निर्दिष्ट क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और योग्यता को मापने के लिए मूल्यांकन का एक प्रकार है। किसी भी क्षेत्र हो गया, कोई भी एक निर्देशित क्षेत्र है, उसमें अगर ज्ञान की जांच, कौशल की जांच और योग्यता की माप करने के लिए क्या किया, मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, प्रशिक्षण का जरूरत पड़ता है। या किसी विशेष विषय में किसी व्यक्ति को कठिनाइयों को जानने में मदद करता है। जैसे कि CNC मशीन आपको चलाना है तो उसके लिए पहले आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रशिक्षण ले लीजिएगा तो आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, कौशल आ जाएगा, योग्यता आ जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा, CNC मशीन चला सकते हैं। सेम वही है कि किसी भी प्रशिक्षण की विशेषता के लिए वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता, ये तीनों जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है। मतलब आपको बताना है कौन इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इनमें से रिक्त स्थान को भरना, सही गलत मिलाना, सही गलत या मिलान, ये क्या आपको लगता है कि इसमें से कौन आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है।
देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है ये सभी रिक्त स्थान भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, गलत सही का भी ट्रू फॉल्स भी आपका क्या आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है मिलान। क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण से ऐसे प्रशिक्षण से है, मतलब ऐसे टेस्ट से है, ऐसे मूल्यांकन से है जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, जिसमें तो प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर छोटे होते हैं। और प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा होंगे और प्रश्नों की जो उत्तर होगी वो क्या होगी, बहुत छोटा होगा। छात्र को कम लिखना पड़ता है और इसी प्रकार शिक्षक को अंक देने में कम समय लगता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता अंकों की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता है, ठीक है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसमें आपको विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आप क्वेश्चन अधिक दे सकते हैं, उत्तर आपका कम होता है, उत्तर जो दिया जाता है वो छोटे में दिया जाता है, और इसमें जो शिक्षक को अंक देने में आपको कम समय लगता है। तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आपको कम उत्तर लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी दिया जा सकता है और टीचर भी क्या करेगा, कम समय में आपको अंक दे सकता है। इसका वही ट्रू फॉल्स भी है, बस ट्रू पर मारना है टिक और क्या करना है फॉल्स पर टिक मारना है या लिख देना है। मिलान, बस मिलान, ऐसे इसका ऐसे ये तो बहुत आसान होता है। तो मतलब जिसमें बहुत छोटा आंसर दिया जाता है वही वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। तो यहाँ ये समझ गए, तो ये तीनों क्या है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है। निम्न में से प्रायोगिक प्रैक्टिकल मूल्यांकन का दूसरा नाम है। जो प्रायोगिक मूल्यांकन किया जाता है, प्रायोगिक टेस्ट लिया जाता है, प्रायोगिक परीक्षण किया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है प्रदर्शन परीक्षण। जो इसको आप क्या करते हैं, जाकर जैसे लेसन प्लान के द्वारा जब आपकी फाइनल एग्जाम होगी, एग्जाम से पहले जब ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको क्या किया जाता है, उसमें आपको लेसन प्लान से जाकर प्रदर्शन देना पड़ता है, ठीक है। प्रदर्शन वही आपकी प्रायोगिक प्रशिक्षण में आती है। तो ये रहे ओवरऑल आज के 20 क्वेश्चन। अगले क्लास में हम 20 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर हम रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको PDF मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।